Hello students, in previous class I discussed with the topic of linkage that was experimentally proved and discovered by the T.H. Morgan और उससे से रिलेटेड में हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो उनका एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट था दैट वाज द फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उस पर पर्टिकुलरली 3 कैरेक्टर्स को स्टडी किया था। दोज ऑल वर प्रेजेंट्स ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स नॉट ऑन द वाई क्रोमोसोम्स, और वो 3 पर्टिकुलरली कैरेक्टर्स वर द आई कलर, बॉडी कलर एंड साइज ऑफ द विंग्स। ठीक है, आज के क्लास में ना हमने जो डिस्कस किया है उससे रिलेटेड सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि हमने एक डायग्राम जो एनसीईआरटी में दे रखा होता है विंग साइज एंड बॉडी कलर एंड आई कलर एंड बॉडी कलर को लेकर के जो क्रॉसिंग करवा रखी है उसको हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने सीधा सीधा लिख दिया था कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन इन पर्टिकुलर द आई कलर एंड बॉडी कलर के बीच में की पेरेंटल कॉम्बिनेशन फॉर द 98.7% वाइल द रिकॉम्बिनेंट्स अगर हम बात करते हैं तो 1.7% कुछ ऐसा कुछ था। ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे कि पहली बात तो ये कैसे कॉम्बिनेशन आए, दूसरा हम ये पता करेंगे कि अगर इससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज भी आते हैं तो वो कैसे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला एक जो पीवाईक्यू है, ठीक है, वो ये है कि अगर हमारे पास में जो फर्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशंस में डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ में हो सकते हैं। ठीक है, अब डोमिनेंट में तो नेचुरल सी बात है कि वो हेटेरोजाइगस स्टेट में भी हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं रिसेसिव बोल रही हूँ तो इस पक्की बात है कि वो सिर्फ होमोजाइगस स्टेट में होंगे। ठीक है, तो 380 ऑफस्प्रिंग से जो पहले डोमिनेंट पेरेंटल कॉम्बिनेशंस के हैं, 400 स्पीसीज है जो होमोजाइगस रिसेसिव को रिप्रेजेंट कर रही है, while 90 और 130 ऐसी हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स पर्टिकुलरली स्पीसीज है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज की अगर हम बात करते हैं या अगर हमें रिकॉम्बिनेंट्स निकालने होते हैं या डिस्टेंस बिटवीन द रिकॉम्बिनेंट्स जीन के बीच में अगर हमें मेजरमेंट करना होता है तो इसकी यूनिट क्या है। बड़ी आसान सी बात है क्योंकि सारा का सारा काम किया था थॉमस एंड मॉर्गन ने, तो इन्हीं के बिहाफ पर इसकी मेजरिंग यूनिट को भी रखा गया सेंटीमॉर्गन। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स के बीच में निकाल रहे हैं तो सबसे पहला इसी में आता है कि हमारे पास में अगर फर्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज गिवन टू अस, फर्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन जो कि कैसा होगा, डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ में, तो इसका जो कॉम्बिनेशन हमें दे रखा है ना दैट इज नियर अबाउट 400 ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, वहीं पर अगर सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन, सेकेंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन एंड दैट इज व्हाट, होमोजाइगस रिसेसिव, और ये जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन है ना इट इज नियर अबाउट 380 ऑफस्प्रिंग्स। ठीक है, ऑफ नॉट ऑफस्प्रिंग्स, पेरेंटल कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे थर्ड में कि इनसे हमें जो रिकॉम्बिनेंट्स मिले वो कितने थे। तो देखो पहले में फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट्स जो है वो रिकॉम्बिनेंट्स है 90 ऑफस्प्रिंग, फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट जो मिल रहे हैं कि फर्स्ट क्रॉसिंग कराने के बाद में हमें जो ऑफस्प्रिंग्स मिले वो कितने थे, 90। इसके बाद में नेक्स्ट कि जो सेकेंड रिकॉम्बिनेंट दे रखा है दैट इज व्हाट, 130 ऑफस्प्रिंग्स। आप ऐसे समझो सीधा सीधा कि अगर हमने कोई क्रॉस कराया और उस क्रॉस को कराने के बाद में सपोज 1000 ऑफस्प्रिंग्स हमें ऑब्टेन हुई है और उस 1000 ऑफस्प्रिंग्स में से कुछ ऑफस्प्रिंग्स तो ऐसी हैं जो डोमिनेंट पेरेंट्स के साथ में रिजेंबलेंस कर रही हैं, कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसी हैं जो होमोजाइगस पेरेंटल कैरेक्टर्स के साथ में रिजेंबल कर रही हैं, और कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऐसी हैं जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ठीक है, अब वो रिकॉम्बिनेंट्स भी अलग अलग तरीके से, जैसे कि हम बात करते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस की 9:3:3:1 में आता है, तो वो जो बीच के 3:3 है यानी कि जो टोटल 6 ऑफस्प्रिंग्स है ना वो रिकॉम्बिनेंट्स है। टोटल अगर मैं बात करती हूँ 9:3:3:1 ये होता है 16, तो इसमें से आपके 9 जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ में है, 1 जो है वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है लेकिन रिसेसिव कैरेक्टर के साथ में है, बीच का जो 3:3 मैं बोल रही हूँ इसका मतलब है कि दोनों रिकॉम्बिनेंट्स हैं, यानी कि 6 टोटल रिकॉम्बिनेंट्स हैं। तो ठीक ऐसे ही यहाँ पर है कि ये पर्टिकुलरली कुछ ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुए जिसमें से 400 ऐसे हैं जो पहले पेरेंटल डोमिनेंट कैरेक्टर्स के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं, 380 ऐसे हैं जो होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में रिजेंबल कर रहे हैं, वाले 90 और 130 कुछ अलग कैरेक्टर्स के साथ में हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन नहीं है। तो इसके केस की अगर हम बात करें तो हमें पूछा जाए कि चलिए बताइए यहाँ की जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है या जो रिकॉम्बिनेंट्स है वो किस तरीके से निकलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है कि अगर हमें रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है ना, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को हमें निकालने के लिए पहले बता भी दिया था मैंने आपको कि जितने भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं, ठीक है, टोटल की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ऐसे कर लीजिएगा नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, जितने भी नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हैं
वो प्लस में टोटल नंबर ऑफ ऑफ स्प्रिंग्स। टोटल नंबर का मतलब यहाँ पर ये हो गया चाहे वो पेरेंटल टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स, चाहे वो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है या फिर वो रिकॉम्बिनेंस है, और अगर परसेंटाइल में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ में, ठीक है। और अगर नहीं है सीधा सेंटीमॉर्गन है तो जरूरत नहीं है हमें 100 के साथ में मल्टीप्लाई करने की, हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए तो ये तो हो गया। अब यहाँ पर आ रही है कि नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं। बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास में ये है, यानी कि अगर मैं रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स हमारे पास में है 90 और 130, अलग अलग पर्टिकुलर रिकॉम्बिनेशन के साथ में है। टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स कहा जा रहा है, टोटल नंबर में 90 प्लस 130 प्लस 380 और प्लस में 400 और इंटू 100, ठीक है। अब अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये कितना हो जा रहा है आपका 220, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर हो गया आपका 220 और 380 प्लस 400 008 है ना, समथिंग समथिंग ये हो गया आपका 1000 के समथिंग हो गया, ठीक है। ये आपका पर्टिकुलरली हो गया 1000 के समथिंग, ठीक है। 220 और प्लस में ये 1000 और सीधा 100, डन। सीधा खत्म कर देंगे हम ये इसके साथ में, यानी कि अगर यहाँ पर बच रहा है और ये 0 इसके साथ में खत्म, कितना हो गया 22, ठीक है। परसेंटाइल हायर, यानी कि अगर हमने जो पहला एनसीईआरटी की अगर मैं बुक की बात करती हूँ वहां पे जो फर्स्ट आई कलर एंड बॉडी कलर के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की बात करते हैं, उनकी जो रिकॉम्बिनेंट्स है दैट इज नियर अबाउट 1.7%, ठीक है। और जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है वो 98.3%, कुछ ऐसा है। तो उसका क्रॉसिंग सीधा सीधा है कि उसमें से ऐसा नहीं कि 1000 2000 जितने भी नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स निकले होंगे, ठीक है, उनको सेम इस तरीके से कैलकुलेट किया गया होगा। तो एनसीईआरटी में वो सीधा सीधा दे दिया है, अगर उससे रिलेटेड पूछना है, हमें समझना है कि वो कैसे आता है तो उस तरीके से आता है। यानी कि ये एक क्रॉसिंग कराई गई है किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर को लेकर के, उस पर्टिकुलर क्रॉसिंग्स में से 400 ऑफस्प्रिंग्स है जो अपने पहले डोमिनेंट पेरेंटल के साथ रिसेंबल कर रहे हैं, 380 ऑफस्प्रिंग्स ऐसे हैं जो अपने होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ में रिसेंबल कर रहे हैं, 90 और 130 ऐसे हैं जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में रिसेंबल नहीं कर रहे हैं, जो बिल्कुल नए हैं, नया कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इस केस में सीधा हमें ये अप्लाई करना है और सीधा हमारे पास में आंसर हो जाएगा, कितना होगा 22% है। इसी तरीके से आप कैसा भी यहाँ पे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब एक और है, अगर पीवाईक्यूज की बात करते हैं तो इसमें से जो लिंकेज से क्वेश्चंस आते हैं वो इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं। एक और है बहुत सिंपल सा छोटा सा है, वो भी ये भी पीवाईक्यू ही है वैसे तो, ठीक है, लेकिन बहुत ही सिंपल है ये कि अगर हमारे सामने ए फर्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, फर्स्ट पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज 140, वहीं पर अगर सेकेंड पेरेंटल कॉम्बिनेशन इज गिवन टू अस 100, अब इसमें जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट्स है, रिकॉम्बिनेशन टाइप है दैट इज 80, और जो सेकेंड रिकॉम्बिनेशन टाइप है दैट इज व्हाट 20। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अपने को सिर्फ यही अप्लाई करना है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। टोटल नंबर में हमें ये नहीं देखना है कि रिकॉम्बिनेंट्स है, उसमें जो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स है, जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, उनको भी कंसीडर करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, 80 और 20 तो रिकॉम्बिनेंट्स है, प्लस में ये टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग्स में 140 100 प्लस 80 और प्लस में आपका 20, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो जाएगा आपका, एंड यहाँ पर ये हो गया आपका 100 प्लस में ये हो जाएगा आपका नीचे 40, है ना, 340 समथिंग, और वापस में आ गए इंटू 100 तो खत्म, ये भी आपका, ठीक है। तो ये बच रहा, ये आएगा आपका समथिंग समथिंग, यहाँ पे हो गया ये आपका 1000 और अगेन डिवाइडेड बाय 34, तो ये हो जाएगा आपका 29.4% आएगा, ठीक है। ये आपका कुछ इस तरीके का है, दोनों भी पीवाईक्यूज हैं। अच्छा, और इसमें किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अगर हमें कुछ जीन्स दे रखे हैं, कॉम्बिनेशन दे रखा है, ठीक है, या नहीं भी दे रखा है, सीधा डिस्टेंस पूछ लिया जाए तो वो कैसे निकाल सकते हैं, वो भी देख लेते हैं। चलिएगा, एक क्वेश्चन है जिसमें से सीधा हमें इस तरीके से कॉम्बिनेशन नहीं, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, पहले तो क्वेश्चन को लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक प्लांट है जिसमें पर्टिकुलरली जेनेटिक कॉम्बिनेशन AB को क्रॉस कराया गया है दूसरे प्लांट
प्लांट्स के साथ में जिस पर्टिकुलर प्लांट का कॉम्बिनेशन है स्मॉल टी, तो फिर यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स है ना, उनको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। तो अ प्लांट विद जेनेटिक कॉम्बिनेशन, अ प्लांट विद जेनेटिक कॉम्बिनेशन इज crossed with another plant having combination small t। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो पर्टिकुलरली हमें जो ऑफस्प्रिंग्स दे रखी है ना, वो कुछ इस तरीके से दे रखी है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर, द टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स आर, और ये कुछ इस तरीके से है कि अगर ए बी कॉम्बिनेशन के साथ में जो ऑफस्प्रिंग्स आ रखी हैं वो आपकी है 380, ठीक है। और अगर एक मिनट, तो अगर जिसकी बात कर रहे हैं कि जो ए बी कॉम्बिनेशन से वो 380 दे रखा है, ठीक है, और स्मॉल टी की अगर मैं बात कर रही हूँ तो यहाँ पर ये 400, जब मैं पहला क्वेश्चन किया था ठीक उसी तरीके से, बस अगर कुछ अलग तरीके से दे दिया जाए हमें, ठीक है, कॉम्बिनेशन यानी कि जेनेटिक कॉम्बिनेशन के साथ में दे दिया जाए तो किस तरीके से करेंगे। 80 के हैं तो ये 90 ऑफस्प्रिंग्स हैं, और टी बी की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपके 130 ऑफस्प्रिंग्स हैं। देखो बड़ा सिंपल सा है, देखने में हमें पता चल रहा है कि ए बी हमें यहाँ पे दे दिया गया था कि एक प्लांट है जिसका ए बी जेनेटिक कॉम्बिनेशन है, उसको क्रॉस कराना है दूसरे प्लांट के साथ में जिसका जेनेटिक कॉम्बिनेशन स्मॉल टी है। यानी कि अगर मैं दोनों की बात करती हूँ तो ये दोनों जो ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन हुई है ये तो अपने पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ में है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछना क्या है, पूछा बस यही गया है कि, और ये दोनों की अगर मैं बात करती हूँ तो ये दोनों दे रखे हैं आपके रिकॉम्बिनेंट्स, ठीक है, क्योंकि ये देख लीजिएगा ऐसे कॉम्बिनेशन तो नहीं ऑब्टेन होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सीधा सीधा मिल चुका है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन क्या है और रिकॉम्बिनेंट्स क्या है। तो सीधा पूछा गया कि हमें कैलकुलेट करके बताना है जो डिस्टेंस है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन जीन ए बी, ए एंड बी, इनके बीच का, यानी कि ये वाले जो जीन्स है ना इनके बीच का कॉम्बिनेशन पूछा गया है कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वो क्या होगा। सिंपल है, वही है, कुछ भी अलग नहीं करना है, बस अपने को क्या करना है, सेम रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का यूज करना है, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। तो यहाँ पे आपके रिकॉम्बिनेंट्स कितने हैं, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था ना सेम वही, सेम टू सेम है ये, और आपका ये यहाँ पे हो जाएगा 380, 400 प्लस 90 प्लस में 130 और इंटू 100, डन। तो ये हो गया आपका 220 डिवाइडेड बाय नीचे 1000 हो गया और इंटू 100, ठीक है। और यहाँ पर ये, यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं जीन के बीच का डिस्टेंस तो वो कितना दे रखा है, सेंटीमॉर्गन इसकी यूनिट है ना, तो कितना हो गया 22 सेंटीमॉर्गन, ठीक है। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाता है सेंटीमॉर्गन। दिस इज द एक्चुअली डिस्टेंस इन बिटवीन द जीन्स ए एंड बी के बीच में, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं, मेनली इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं अगर लिंकेज से आते हैं तो, ठीक है। ये सभी पीवाईक्यू से। और भी किस तरीके का जीन्स आ सकता है, पर्टिकुलरली कुछ जीन्स हमें दे रखे हो सकते हैं, ऑल्दो कि वो सिर्फ एक ही बार आया है कि जीन्स का जो मैप है वो तैयार करना होता है, ठीक है। पर्टिकुलरली कुछ डिस्टेंस के साथ में, जरूरी नहीं है हमें हर बार जो डिस्टेंस है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है, ये मेजर ही करने को बोला जाए, कभी कभी हमें सीधा सीधा दे दिया जाता है और जीन मैप को ड्रॉ करवाया जाता है, ठीक है। लेकिन इस तरीके का बहुत एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये तो था लिंकेज के बारे में, अब इसी के आगे से कंटिन्यू करते हैं कि जो टाइप्स है ना लिंकेज के, वो पर्टिकुलरली कितने टाइप के। ऐसे तो बहुत टाइप के हैं, ठीक है। और क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया था कि जो टीएच मॉर्गन थे ना, उन्होंने पर्टिकुलरली जो लिंक्ड जीन्स को देखा था, जो ड्रोसोफिला के ऊपर में पर्टिकुलरली स्टडी किया था कैरेक्टर्स के साथ में, वो उन्होंने एक्स क्रोमोसोम के साथ में स्टडी किया था।
और इसीलिए उन्होंने ह्यूमन बींग्स में भी हम जो पढ़ते हैं जो हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पे कि जो लिंकेज है ना ये कितने टाइप की होती है। तो हम बहुत तरीके के लिंकेज में ना जाकर के जो हमारे काम की है हम उतना बात करेंगे कि जो लिंकेज है ना इम्पोर्टेंस शुरुआत करेंगे कि अगर देखो क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास हमें पता है कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से कि हमारे 22 तो ऑटोसोम्स होते हैं और जो 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है ना वो एक सेक्स क्रोमोसोम होता है, एलोसोम होता है। पर्टिकुलरली उसी क्रोमोसोम्स की वजह से मेल और फीमेल अलग अलग हो जाते हैं, ये एक रीजन है। ठीक है, अगर XX है तो लड़की है और अगर XY क्रोमोसोम है तो वो लड़के का जन्म है या लड़के का इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी से हम बात करते हैं कि जो लिंकेज है, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिंकेज में उन पर्टिकुलर जीन्स की जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एलोसोम्स पर प्रेजेंट हैं, यानी कि हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। तो ये टाइप्स ऑफ सेक्स लिंकेज कितने टाइप्स की होती है पूरा नहीं जा रहे हैं हम डिटेल में, हॉलैंड, डाइजेनिक और अलग अलग तरीके के होते हैं, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। हम सिर्फ उन लिंक्ड जीन्स की बात कर रहे हैं जो ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट नहीं है, जो बेसिकली सिर्फ एलोसोम्स पर प्रेजेंट है। आइदर दे आर प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स इन द केस ऑफ ह्यूमन बॉडी और ऑन द वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो इसके बेसिस पर ये दो तरीके की लिंकेज होती है। पहला, या तो एक्स लिंक्ड हो सकती है लिंकेज, यानी कि ये जो लिंक्ड जीन्स है वो एक्स क्रोमोसोम से प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो ये वाई लिंक्ड क्रोमोसोम्स या वाई लिंक्ड लिंकेज हो सकती है। ठीक है, यानी कि ये वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है। ऐसे कोई जीन्स जो पर्टिकुलरली किसी कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्स क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है उन्हें हम एक्स लिंक्ड लिंकेज बोलेंगे, और ऐसे कोई जीन्स जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है, एक्स क्रोमोसोम्स पे नहीं है, उनको हम वाई लिंक्ड जीन्स बोलेंगे। बहुत ही सिंपल है, हमें पता है कि अगर हम एक फीमेल बॉडी की बात कर रहे हैं तो उसका जो कॉम्बिनेशन है ना वो होमोलोगस है, एक्स क्रोमोसोम है, एलोसोम्स है ये। ठीक है, और अगर मैं वाई क्रोमोसोम्स की बात कर रही हूँ तो ये एक्स वाई क्रोमोसोम्स यानी कि मेल इंडिविजुअल की बात हो रही है। तो एक चीज तो समझ में आ गई कि ये वाले जो जीन्स होंगे ये यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। क्यों? क्योंकि एक्स क्रोमोसोम यहाँ तो है ही है, लेकिन यहाँ पर भी तो एक्स क्रोमोसोम्स। लेकिन अगर ऐसे कोई जीन्स हैं जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट है तो वो सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स तक ही रहेंगे, फीमेल इंडिविजुअल्स तक नहीं रहने वाले हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये आता है कि एक्स लिंक्ड जीन्स जो होते हैं ना प्रेजेंट्स इन बोथ। पहले तो मैं ये लिख देती हूँ कि ये प्रेजेंट्स किस पर होंगे, प्रेजेंट्स ऑन एक्स क्रोमोसोम। अब चाहे क्रोमोसोम एक्स हो या वाई, दोनों ही एलोसोम्स में आते हैं, तो इसीलिए हमने पहले बोल दिया टाइप्स ऑफ एलोसोमिक लिंकेज या फिर सेक्स लिंकेज। ठीक है, जबकि वाई की बात कर रहे हैं हम तो दे आर प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम्स, नॉट ऑन द एक्स क्रोमोसोम्स। यहां पर ये नहीं होंगे। क्लियर? क्रोमोसोम तो मेल के लिए हमें पता होना चाहिए एक्स वाई है और फीमेल के लिए एक्स एक्स पेयर है। अब इसकी अगर मैं बात कर रही हूँ एक्स क्रोमोसोम्स पर तो प्रेजेंट है ही है, इसके साथ साथ में और क्या होगा कि ये प्रेजेंट इन बोथ। बोथ का मतलब है फीमेल बॉडी में तो कंपल्सन है ही रहेंगे, पर क्योंकि एक्स क्रोमोसोम्स तो मेल के भी पक्ष में होता है ना, तो मेल इंडिविजुअल्स में भी रहेंगे। लेकिन अगर मैं वाई, ऐसे कुछ जीन्स हैं जो सिर्फ वाई क्रोमोसोम से प्रेजेंट है तो हमारे पास तो नहीं होता, वो तो सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स में होता है। इसका मतलब है कि ये प्रेजेंट ओनली इन मेल बॉडी। ठीक है, ये सिर्फ मेल इंडिविजुअल्स में रहने वाले हैं, फीमेल के पास में नहीं है, ये दोनों के पास में है। अच्छा, अब यहाँ पर जो इनहेरिटेंस है ना वो किस तरीके से हो सकता है, जीन्स का जो इनहेरिटेंस है, ठीक है, वो किस तरीके से हो सकता है। देखो वो कैसे भी हो सकता है, यानी कि अगर कोई जीन है जो, क्योंकि बोला गया है एक्स क्रोमोसोम्स पे है, तो सपोज करेगा कि वो मदर के पास में प्रेजेंट है, तो जरूरी है कि वो मदर से किसके पास में जाएगा, जो इनहेरिटेंस पैटर्न है। यहाँ पे अलग अलग तरीके का इनहेरिटेंस पैटर्न चलता है, क्रॉस इनहेरिटेंस चलता है बेसिकली। इस केस में मदर है तो मदर से सन में, सन है तो सन से उसके डॉटर में। ठीक है, इस तरीके का पैटर्न होगा। अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पे तो ये सिर्फ कैसे चलेगा, मेल मतलब ग्रैंडफादर है तो ग्रैंडफादर से सीधा उसके सन में, है ना, ग्रैंडफादर है तो फादर और फादर से सन, यानी कि सभी की सब अगर हम देख रहे हैं तो मेल टू मेल में जा रहा है। यहाँ पे उल्टा है, अगर इसको ऐसे करके भी आप ले सकते हैं, ग्रैंडफादर है ना, तो ग्रैंडफादर से सीधा किसके पास में जाएगा, ये उनके डॉटर में जाएगा, डन, डॉटर।
और डॉटर से सीधा उनके सन में। कुछ इस तरीके का पैटर्न देखने को मिलता है। इनहेरिटेंस बोल रही हूँ मैं, ये इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स जो होता है यहाँ पर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस चलता है। इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स, कौन से वाले जीन्स? जो एक्स लिंक्ड हैं, जबकि ये वाले जो है ये कैसे हैं? वाई लिंक्ड हैं। चलो अब मैं इसके बारे में बात करती हूँ कि इनके जो एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। एक्स लिंक्ड की बात करें तो देखो आई कलर है, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला है ना, आई कलर ऑफ ड्रोसोफिला की बात कर लो, या फिर आप बॉडी कलर ऑफ ड्रोसोफिला ले लो, या फिर आप विंग साइज, वो भी एक्स लिंक्ड पर मतलब एक्स क्रोमोसोम्स पर ही प्रेजेंट थे। या फिर जो हम पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में दे रखी है एक्स लिंक्ड, वो है एक कलर ब्लाइंडनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कलर ब्लाइंडनेस, ठीक है। या फिर हीमोफीलिया, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। हीमोफीलिया तो एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी है और एक जेनेटिकली डिसऑर्डर भी है। अगर ये जेनेटिकली डिसऑर्डर है तो नॉन क्योरेबल है, और अगर ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है तो ये इजीली क्योरेबल है। हीमोफीलिया का मतलब देखो, कलर ब्लाइंडनेस का तो मतलब सिंपल सा है कि कलर्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, डार्क डार्क कलर्स के बीच में, जैसे कि रेड एंड ग्रीन के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है, ब्लैक एंड ब्लू के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। तो उतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सीधा रेड एंड ब्लू के ग्रीन के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मली जिससे अफेक्टेड जो इंडिविजुअल्स होते हैं ना, उनका रेलवे में अलग सा नहीं होता है। हीमोफीलिया की अगर हम बात करें तो हीमोफीलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें एक छोटा सा भी कट लग जाता है बॉडी में। तो नॉर्मली हमारे पास में जो हमारे बॉडी में जो ब्लड के पास में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, कट लगने के बाद में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्लड का कोगुलेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से खून का बहना बंद हो जाता है ना। लेकिन अगर किसी को हीमोफीलिया डिसऑर्डर है तो उसके केस में छोटा सा माइनर कट भी क्या हो जाता है, वो सीवियर फॉर्म्स में, क्योंकि उसके पास में ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर्स नहीं होते हैं, या मैं ये कहूँ वो जीन्स नहीं होते हैं जो कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ब्लड कोगुलेशन ना होने की वजह से पर्सन की डेथ तक भी हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये दो तरीके का है, क्यूरेबल है, नॉन क्यूरेबल है। अगर विटामिन के की बॉडी के अंदर में कमी हो जाए तो हीमोफीलिया का जैसा ही सिम्टम्स देखने को मिलते हैं हमें, लेकिन वो क्यूरेबल है, विटामिन के की एफिशिएंसी कर दो इंडिविजुअल का, ठीक है। वहीं पे अगर ये कैसा जेनेटिकली है तो इस केस में फिर ये नॉन क्यूरेबल हो जाता है। चलिए, तो ये हमें इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। इसकी बात करते हो, अगर हमें पता है कि वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन द मेल बॉडी, क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, और मेल टू मेल ही इनहेरिटेड होते हैं। ये तो फीमेल टू फीमेल या फिर मेल टू मेल इस तरीके से चलते हैं, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ मेल टू मेल ही चलते हैं। अब इसमें क्या आता है, बाल्डनेस आता है, बाल्डनेस, गंजापन, ठीक है, बाल्डनेस, गंजापन, जो हमें पढ़ना नहीं है क्योंकि ये नहीं दे रखा है, बट हमें ये डिस्कस करना है, ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ना। ये इतना ज्यादा नहीं, बाल्डनेस में पता होना चाहिए। या फिर जो आपने देखा होगा नॉर्मली ना एक एज के बाद पर्टिकुलरली जो मेल इंडिविजुअल्स होते हैं उनके यहाँ कान पे, ईयर पिन्ना पे ना बालों की ग्रोथ हो जाती है, ठीक है। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, सिर्फ मेल में होता है। क्यों? क्योंकि ये भी किसमें आता है, वाई लिंक्ड में आता है। या फिर SRY जीन्स है, ठीक है, जो बेसिकली TDF फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी किसमें आता है, आपका वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस में आता है। तो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं किस तरीके से आते हैं और है क्या है। मैंने आपको मोटा मोटा एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। दोनों ही जेनेटिकली डिसऑर्डर्स हैं, बस हीमोफीलिया जेनेटिकली भी है और समटाइम्स डेफिशिएंसी डिसऑर्डर भी। अगर ये डेफिशिएंसी डिसऑर्डर तो इजीली क्योरेबल है, अगर जेनेटिकली तो नॉन क्योरेबल है, ठीक है। बस हमें इतना ही ध्यान में रखना है। बाकी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इजी होते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि इनको, इस पर्टिकुलर डिजीज को रिप्रेजेंट करने वाले जो जीन्स हैं वो सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स पे होते हैं, और इसीलिए ये दोनों डिजीज मेल में भी और फीमेल में भी बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। हाँ, लेकिन फीमेल में पॉसिबिलिटीज कम रहती हैं क्योंकि फीमेल्स इसमें कैरियर का भी काम करती है, ठीक है। क्योंकि फीमेल्स के पास में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होने की वजह से क्या होता है कि एक एक्स क्रोमोसोम्स पे, तो ये हम किस तरीके से कैसे कैरियर का काम करते हैं, कब फीमेल्स इसमें चांसेस होते हैं, लो रिस्क होता है इसमें फीमेल्स के डिजीज या अफेक्टेड होने का, जबकि मेल के किसमें चांसेस हाई होते हैं दोनों डिजीज के होने का, ठीक है। तो वो हम हमारे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।